नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डे फ्रेंड्स, आईसीआर में जो टेक्नीशियन की भर्ती आई है, हम उसकी प्रिपरेशन के लिए सोशल साइंस की क्लास है वो हमारे चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। तो उसी के रिगार्डिंग हम अगला टॉपिक है वो लेकर आए हैं, आर्थिक विकास की समझ, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो अर्थशास्त्र का एक टॉपिक है, ये 10th क्लास में एक बुक चलती है आर्थिक विकास की समझ, उसी में से रिलेटेड क्वेश्चन है वो इसमें पूछे जाएंगे। तो उसमें पहला जो चैप्टर है विकास का, डेवलपमेंट, उसको हम पढ़ने वाले हैं। पहले हम इसमें कुछ थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हमने लास्ट में कुछ पिकअप किए हैं, तो उनको भी हम देखेंगे कि सभी क्वेश्चंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पढ़ाया जाएगा उसी में से क्वेश्चंस है वो हमने पुटअप किए हैं। तो इसमें टॉपिक वाइज है, हम इसको पहले कवर करने वाले हैं। पहले थ्योरी देख लेते हैं कि शॉर्ट में इसकी थ्योरी को हम कवर करेंगे कि किस टाइप से इसमें परिभाषाएं हैं, क्या क्या इनको बोला जाता है, तो उनको कवर करेंगे। उसके बाद ही हम इसके क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे। तो इसमें हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इसमें विकास वाले टॉपिक में सबसे पहले जो बात आती है वो आती है अर्थव्यवस्था की, जिसको क्या बोला जाता है, इकोनॉमी। तो अर्थव्यवस्था किसको कहा जाता है? तो अर्थव्यवस्था कहा जाता है कि एक ढांचा जिसके अंतर्गत लोगों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर लोगों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, पीपल्स की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उनकी स्टडी की जाती है। तो ए फ्रेमवर्क विथ इन विच द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पीपल आर स्टडी। मतलब एक फ्रेमवर्क जिसके अंदर लोगों की जो आर्थिक जो क्रियाएं होती हैं उनका अध्ययन किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, अर्थव्यवस्था बोला जाता है। आगे है इसमें आर्थिक विकास। तो इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो किसको बोला जाता है? तो आर्थिक विकास है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक अर्थव्यवस्था की वास्तविक प्रति व्यक्ति आय दीर्घ अवधि में बढ़ती है। मतलब एक प्रोसेस है जिसके अंदर पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति जो आय है वो इकोनॉमिक रूप में एक लॉन्ग पीरियड के टाइप में आपके साथ क्या होती है, बढ़ती जाती है। मतलब इज ए प्रोसेस बाय विच द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इंक्रीज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि लंबे समय के लिए इसमें जो इकोनॉमिक है, पर व्यक्ति जो आय है, प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ती जाती है। तो उसी के अध्ययन को या फिर उसी के प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, वो आर्थिक विकास है वो बोला जाता है। तो ये आर्थिक विकास की परिभाषा ये हो चुकी है। आगे हम इसमें विकास को देखने वाले हैं। तो विकास आखिर के किसको बोला जाता है? तो विकास एक लक्ष्य विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न हो सकते हैं। मतलब विकास है वो हर लोगों के लिए अलग अलग लक्ष्य है वो हो सकता है। कोई बात किसी एक व्यक्ति के लिए विकास हो सकती है लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए नहीं। मतलब कोई चीज का विकास होना किसी एक व्यक्ति के लिए विकास हो सकता है, परंतु जरूरी नहीं वो सबके लिए विकास हो। तो उदाहरण के लिए हम समझते हैं कि कोई एक नया हाईवे बन रहा है, तो वो हाईवे है वो सभी के लिए विकास का कार्य नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी, विकास का कार्य होगा, लेकिन जिन लोगों के कारण की जो जमीन उस हाईवे के कारण चली गई, तो उन लोगों के लिए वो हाईवे है वो एक विकास है वो कतई नहीं हो सकता। आगे हम बात करें तो विभिन्न लोगों के लिए जो विकास की विभिन्न आवश्यकताएं हैं वो हो सकती हैं। किसी भी व्यक्ति की जिंदगी की परिस्थिति इस बात को तय करती है उसके लिए किस प्रकार के विकास की आवश्यकता है। मतलब व्यक्ति की जो लाइफ है वो अलग अलग जो परिस्थिति है उसमें डिपेंड करती है कि किस प्रकार की चीजें हैं उसके लिए विकास है और किस प्रकार की चीजें उसमें विकास नहीं है। उसे समझने के लिए हम दो लोगों का एक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण है कि मतलब कोई व्यक्ति है वो अपने गांव में रहता है और गांव में उसे बस पकड़ने के लिए 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, उसके बाद उसको बस पकड़नी पड़ती है। अगर उसके गांव तक हम सीधे सड़क बना दें, पक्की सड़क बना दें और वहां तक अगर गाड़ियां आने लगे, तो उस व्यक्ति के लिए वो क्या कहलाएगा, विकास कहलाएगा। एक दूसरे उदाहरण की बात करें तो एक कोई व्यक्ति दिल्ली राजधानी क्षेत्र में जो बाहरी क्षेत्र है वहां पर रह रहा है, तो उसको अगर अपने ऑफिस में पहुंचना है तो वो पहले रिक्शा लेकर मेट्रो स्टेशन पहुंचेगा, वहां से फिर मेट्रो पकड़कर वो 1-1.5 घंटे बाद अपने ऑफिस पहुंचता है। अगर उसके घर तक हम मेट्रो लाइन बिछा दे तो उस व्यक्ति के लिए वो विकास है वो कहलाएगा। तो हर व्यक्ति के लिए विकास का लक्ष्य है वो अलग अलग हो सकता है। तो ऊपर दिए जो उदाहरण हमने बताए हैं उसी के आधार पर हमें पता चलता है कि विकास के अनेक लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन नीति निर्धारकों और सरकार के विकास के ऐसे कार्य और लक्ष्य बनाने होते हैं जिससे अधिक से अधिक लोगों को क्या हो चुके, फायदा हो सके। आगे हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएनओ के बारे में जानते हैं। तो यूएनओ की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है वो स्थित है।
तो इसके बारे में आप जानते हैं कि इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और न्यूयॉर्क में इसका जो है वो मुख्यालय है वो स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं वो कौन है, एंटोनियो गुटरेज है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व के जो देशों की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा जो इनकम है एवं राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम के आधार पर दो वर्गों में इनको बांटा है। तो वो दो वर्ग है वो कौन कौन से हैं उनको हम पहले जानते हैं। तो सबसे पहले जो उन्होंने वर्ग में बांटा है वो है विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री। तो विकसित देशों के आधार पे बांटा है और एक होता है इसमें विकासशील। दो वर्गों में इन्होंने देशों को है वो डिवाइड किया है। तो विकसित देश उन देशों को कहते हैं जहां कृषि, उद्योग, परिवहन एवं व्यापार आदि क्षेत्र में अधिकतम कुशलता से उपयोग कर लिया। मतलब वो देश जिन्होंने अपने जो कृषि क्षेत्र है देख सकते हैं जिसमें उन्होंने एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड वाले जो क्षेत्र है उनमें अधिक से अधिक क्या कर लिया है, विकास है वो कर लिया है। तो उन देशों को क्या बोलते हैं, विकसित देश बोलते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो वे देश जिन्होंने अपनी प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का क्या कर लिया है, अधिक से अधिक वो उपयोग कर लिया है। तो इन अदर वर्ड्स कंट्रीज विच हैव मेड मैक्सिमम यूज ऑफ देयर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज एंड हैव इंक्रीज देयर नेशनल इनकम आर कॉल्ड डेवलप्ड कंट्री। तो वो देश जिन्होंने अपनी जो देख सकते हैं प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग कर लिया है, तो वो क्या कौन से देश की श्रेणी में आते हैं, विकसित देश की श्रेणी। इन देशों में जो प्राविधिक टेक्नोलॉजी होती है और जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है उनका भी आर्थिक विकास है वो हो जाता है। तो टेक्निकल और जो साइंटिफिक वे है उनमें भी उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो बढ़ता जाता है। तो ऐसी कंट्रीज को क्या बोलते हैं हम, डेवलप्ड कंट्रीज है वो बोला जाता है। तो डेवलप्ड कंट्रीज के उदाहरण है वो आप देख सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान आदि क्या है ये विकसित देश है। तो इन देशों के जो पर कैपिटा जो आय है, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम पर कैपिटा है वो लगभग देख सकते हैं $41,480, $33,940, $28,390 और $37,180। मतलब बहुत ज्यादा इनकी पर कैपिटा जो इनकम है वो बहुत ज्यादा है। और ये देश कौन कौन से हैं देख सकते हैं आप, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जापान आदि क्या है ये विकसित देश के उदाहरण है। तो मानव विकास के आधार पर वरीयता क्रम में विश्व के 10 सर्वाधिक विकसित देश आप देख सकते हैं, उनकी लिस्ट है वो पूरी आप देख सकते हैं। तो विकसित देश में कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, संयुक्त राज्य अमेरिका, आइसलैंड, नीदरलैंड, जापान, फिनलैंड, न्यूजीलैंड और भी आगे देख सकते हैं इसमें स्वीडन। तो ये सब क्या है, ये विकसित देश की श्रेणी में आते हैं। आगे हम बात करें तो वो है विकासशील देश, डेवलपिंग कंट्री। तो वे कंट्री जिनका विकास है वो अग्रसर है, मतलब कि वो क्या है, प्रयत्नशील है। तो वे राष्ट्र जो संपन्न नहीं है, मतलब उनमें सभी साधन संपन्न नहीं है परंतु विकास का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए क्या है वो प्रयत्नशील है। तो कौन सी श्रेणी में आते हैं, विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं। यह देश धीरे धीरे आर्थिक एवं औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति कर आर्थिक विकास की ओर निरंतर अग्रसर है। प्राय विकासशील देशों में जनसंख्या का दबाव अधिक है तथा उत्पादन कम होने के कारण उन्हें जीवन निर्वाह करने में भी अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो इन देशों में जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा है, उसके कारण इनका जो औद्योगिक और आर्थिक विकास है वो धीरे धीरे हो पाता है। तो इस कारण इनका जो विकास है वो थोड़ा धीरे होता है, तो इनको विकासशील देशों की श्रेणी में शामिल किया जाता है। तो दोज नेशन विच हैव नॉट प्रीवियस बट आर ट्राइंग टू अचीव हाई लेवल ऑफ डेवलपमेंट आर कॉल्ड डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब ये हाई लेवल डेवलपमेंट प्राप्त करने के लिए क्या है, प्रयासरत है, तो उन देशों को क्या बोलते हैं हम, डेवलपिंग कंट्रीज बोला जाता है। तो इन्होंने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में और जो इंडस्ट्रियल और टेक्निकल जो सेक्टर है उनमें भी अपना विकास है वो निरंतर वो ट्राइंग है, मतलब प्रयास रतन है। तो उनको क्या बोला जाता है, विकासशील देशों की श्रेणी में हम बोला जाता है। इन देशों में कृषि, औद्योगिक, व्यापारिक और तकनीकी जो विकास है वो भी कम होता है। मतलब एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो इन देशों में क्या होता है, डिस्क्रीज हुआ होता है। मतलब इनमें जो कृषि, औद्योगिक और व्यापारिक जो विकास है वो इसमें कम होता है। तो इन कारण इसको क्या बोलते हैं, विकासशील देश बोला जाता है। और इन देशों में जो पर कैपिटा जो इनकम होती है वो भी प्राय क्या होती है, कम होती है। और विकासशील देशों की आप श्रेणी देख सकते हैं, उसमें चीन, भारत, मिस्र, ब्राजील, अर्जेंटीना, पाकिस्तान, म्यांमार, इराक, ईरान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तंजानिया, जायरे आदि प्रमुख विकासशील देश है। तो ये सभी देश क्या है, विकासशील देश है। इनमें प्रति व्यक्ति आय भारत में तो आप देख सकते हैं 530, बांग्लादेश में 400, चीन में 1100, पाकिस्तान में 470, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में 850 से लेकर $1800 के मध्य है। तो ये भारत में आप देख सकते हैं $530 है वो प्रति व्यक्ति आय है वो इसमें बताई गई है।
आगे हम देखते हैं मानव विकास के आधार पर 10 सर्वाधिक जो विकासशील देश हैं उनमें लिस्ट देख सकते हैं। हांगकांग, साइप्रस, बारबाडोस, सिंगापुर, बहामा, एंटीगुआ एवं बरमूडा, चिली और दक्षिण कोरिया, कोस्टारिका, अर्जेंटीना। तो ये सभी क्या है, विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं। आगे हम आय के और अन्य स्रोतों के बारे में जानने वाले हैं। तो आगे हम देखें तो इसमें आय और अन्य लक्ष्य, इनकम एंड अदर जो गोल है उनके बारे में देखते हैं। तो ज्यादा आय, बराबरी का व्यवहार, स्वतंत्रता, काम की सुरक्षा, सम्मान व आदर, परिवार के लिए सुविधाएं, वातावरण आदि राष्ट्रीय विकास की धारणाएं निम्नलिखित हैं। तो इसमें देखते हैं विश्व बैंक की जो विश्व विकास रिपोर्ट है, डेवलपमेंट जो रिपोर्ट आई है विश्व वर्ल्ड बैंक की, उसके 2006 के अनुसार, तो उसमें क्या बताया गया कि 2004 में प्रति व्यक्ति आय जिन देशों में 4,53,000 रुपए प्रति वर्ष या उससे अधिक है वह समृद्ध या विकसित राष्ट्र कहलाते हैं। तो वे राष्ट्र जिसमें 4,53,000 रुपए प्रति वर्ष आय है, प्रति व्यक्ति आय है या उससे अधिक है, तो वो कौन से देश कहलाएंगे, वो विकसित राष्ट्र या विकसित देश, समृद्ध देश है वो कहलाएंगे। और जिनकी आय 37,000 रुपए प्रति वर्ष या उससे कम है वह विकासशील या फिर निम्न आय वाले देश है वो कहलाते हैं। तो आप ये समझ चुके होंगे कि विकसित देश तो उनको कहा जाता है जिनमें प्रति व्यक्ति आय हो 4,53,000 रुपए से अधिक है, और जिनमें प्रति व्यक्ति आय वो 37,000 रुपए से भी कम है, तो वो कौन से देश कहलाएंगे, विकासशील देश है वो कहलाते हैं। विकास के अलग लक्ष्य हैं, जो डेवलपमेंट के गोल्स, और उसमें प्रति व्यक्ति आय है उसको हम देखने वाले हैं कि पर कैपिटा जो इनकम होती है वो क्या होती है। जब देश की कुल आय को उस देश की जनसंख्या से भाग दिया जाता है तो जो राशि मिलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय बोला जाते हैं। मतलब कोई देश है उसकी टोटल जनसंख्या, मान लो कोई देश की जनसंख्या कितनी है, मान लो 100 उस देश की जनसंख्या है और उसकी प्रति व्यक्ति उसकी कुल आय है वो आप देख सकते हैं मान लो 50 रुपए उसकी आय है, तो हम उसमें अगर जनसंख्या में से प्रति व्यक्ति उसकी कुल आय का भाग दे देते हैं तो क्या आती है, प्रति व्यक्ति आय है वो आती है। व्हेन द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय द पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री देन द अमाउंट वी गेट इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। मतलब किसी देश की जनसंख्या में से उसकी कुल आय का अगर हम भाग दे देते हैं तो वो क्या निकल के आती है, प्रति व्यक्ति आय है वो निकल कर आती है। वर्ष 2006 की विश्व विकास रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट आई थी 2006 में, उसके अनुसार भारत में जो प्रति व्यक्ति सालाना आय है वो कितनी है, 28,000 रुपए है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति की सालाना आय है वो भारत में कितनी है, 2,800 रुपए है। 2006 में ये विश्व विकास रिपोर्ट आई थी, उसी के आधार पर ये चीजें हैं बताई गई है। ये हर वर्ष अलग अलग ये रिपोर्टें आती रहती है, तो उसमें ये आंकड़ा है ऊपर नीचे होता रहता है। आगे इनमें बात करें तो वो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो वो क्या होती है, तो किसी देश में उत्पादित कुल आय को सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। को किसी भी देश में कुल जो भी आय होती है उसको क्या बोला जाता है, उत्पादित कुल आय को राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में हर प्रकार की आर्थिक क्रिया से होने वाली आय की गणना की जाती है। मतलब उस देश के अंदर जो भी आय होती है कौन कौन से सोर्सेज से होती हैं तो उन सभी को काउंट है वो किया जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। द टोटल इनकम प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, the net income from each type of economic activity is counted in the gross national product। मतलब इसमें हर टाइप की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है उसमें से जो भी आय होती है, जो भी इनकम होती है, उन सभी को क्या किया जाता है, इसमें काउंट किया जाता है। आगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट वो है सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट, जिसको क्या बोलाता है, जीडीपी। क्या बोला जाता है, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो किसी देश में उत्पादित कुल आय में से अगर निर्यात से होने वाली आय को घटाने के बाद जो बचता है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। मतलब वह इनकम जिसमें जो देश की कुल इनकम होती है तो उसमें से अगर हम जो निर्यात से जो भी इनकम हमें हुई है अगर उसको हम घटा दें तो जो आय बचती है वो उसको क्या बोला जाता है, सकल घरेलू उत्पाद। मतलब उस देश की खुद की आय क्या कहलाती है, वो सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आफ्टर डेडिकेटिंग द इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट फ्रॉम द टोटल इनकम प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री व्हाट इज लेफ्ट इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब उस देश की जो टोटल इनकम में से अगर हम जो एक्सपोर्ट वाली इनकम है वो घटा देते हैं, जो भी इनकम बचती है तो वो क्या कहलाती है, सकल घरेलू उत्पाद कहलाती है।
आगे हम नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, उसमें बात करें तो शिशु मृत्यु दर, जो इन्फेंट जो मोर्टेलिटी रेट है उसके बारे में जानते हैं। तो हर 1000 जन्म में से 1 साल की उम्र से पहले मरने वाले बच्चों की जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट है उस वो बोला जाता है। मतलब जो 1000 अगर जो चिल्ड्रन पैदा होते हैं तो उनमें से 1 साल के अंदर जितने भी बच्चों की मौत हो जाती है तो उनको क्या बोला जाता है, शिशु मृत्यु दर है वो बोला जाता है। तो यह आंकड़ा जितना कम होगा वह विकास के दृष्टिकोण से उतना ही बेहतर माना जाएगा। शिशु मृत्यु दर एक महत्वपूर्ण पैमाना है, इससे किसी भी क्षेत्र में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता का पता चलता है। तो सन 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत में जो शिशु मृत्यु दर है वो कितनी है, वो 15 है। मतलब 1000 बच्चों में से 15 बच्चों की मौत हो जाती है 1 वर्ष के अंदर। तो इससे यह पता चलता है कि भारत में आज भी स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अच्छी नहीं है। तो 2017 के लिए भारत और उसके पड़ोसी देशों के कुछ आंकड़े हैं वो इसमें बताए गए हैं कि श्रीलंका की आप देखते हैं सकल जो राष्ट्रीय आय है वो आप देखते हैं 11,326 है, भारत की है वो 6,353 है। मतलब भारत है वो श्रीलंका से भी नीचे है। और जन्म के समय संभावित जो आयु है 2017 के अनुसार, तो भारत में जो संभावित आयु है वो 68 है और श्रीलंका में वो 75 है। विद्यालयी औसत आयु है वो आप देखते हैं 25 वर्ष या उससे अधिक आयु की है वो 6.4 है और श्रीलंका में 10.9 है। और जो विकास में मानव विकास सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, उसमें भारत का क्रमांक है वो 130 है और श्रीलंका का वो 76 है। वहीं जो भारतीय पड़ोसी देश है म्यांमार में 148 नंबर पे है, पाकिस्तान 150 पे, नेपाल 149 और जो बांग्लादेश है वो 136 नंबर पर है। तो ये मानव विकास रिपोर्ट जो आई थी 2018, तो उसी के का आंकड़ा है वो इसमें बताया गया है कि जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये लिया गया है। आगे इसमें बात करें तो नेक्स्ट है इसमें पुरुष और महिला अनुपात, मेल एंड फीमेल जो रेशियो है उसके बारे में जानने हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। क्या बोला जाता है, इसको लिंग अनुपात बोला जाता है। मतलब प्रति 1000 पुरुष हैं उनके पीछे महिलाएं कितनी है, तो वो क्या कहलाते हैं, लिंगानुपात कहलाता है। तो वो भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में केवल कितनी है, 940 महिलाएं हैं। मतलब प्रति 1000 पुरुषों के पीछे कितनी महिलाएं हैं, 940 महिलाएं ही हैं। तो ये 2011 की जनगणना में के अनुसार भारत का क्या है, लिंगानुपात इसमें बताया गया है। जीवन की जो समय संभावित आयु है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो एज है उसके बारे में जानते हैं। तो एक औसत वयस्क अधिकतम जितनी उम्र तक जीता है उसे संभावित आयु कहते हैं। मतलब व्यक्ति के जीवन जीने की जो अनुमानित जो आयु है, संभावित आयु है, उसको क्या बोला जाता है, वो जीवन की समय संभावित आयु बोला जाता है। तो सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की संभावित आयु है वो 67 वर्ष बताई गई है और महिलाओं की संभावित आयु है वो 72 साल बताई गई है। इससे देश में व्याप्त जीवनी स्तर का पता चलता है। यदि किसी देश की मूलभूत सुविधाएं बेहतर होंगी, अच्छी सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी और लोगों की आय अच्छी होगी तो वहां संभावित आयु भी अधिक होगी। दूसरे शब्दों में वहां एक औसत वयस्क लंबी जिंदगी जिएगा। मतलब जहां पर सुविधाएं अच्छी होंगी वहां पर जो संभावित आयु का जो आंकड़ा है वो बढ़ता चला जाएगा। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो है साक्षरता दर, लिटरेसी रेट है वो क्या है। तो 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात को क्या बोला जाता है, साक्षरता दर बोला जाता है। मतलब 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो लोगों का साक्षर होना, पढ़ा लिखा होना क्या कहलाता है, साक्षरता दर कहलाता है। निवल उपस्थिति अनुपात 6-10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के 7% उपस्थिति अनुपात कहलाता है। तो इसमें आप देखते हैं ये इंडेक्स है पूरा, इसमें हरियाणा, केरल, बिहार के कुछ तुलनात्मक आंकड़े वो इसमें बताए गए हैं साक्षरता दर से रिगार्डिंग और शिशु मृत्यु दर से रिगार्डिंग। तो इसमें देख सकते हैं हरियाणा में जो शिशु मृत्यु दर है वो देख सकते हैं 2017 के आंकड़े हैं, उसमें 30 है, केरल में 10 और बिहार में 35। साक्षरता दर आप देखते हैं हरियाणा में 82 है, केरल में 94 और बिहार में 62 है। वहीं निवल जो उपस्थिति अनुपात है उसमें हरियाणा में 61 है, केरल में 83 और बिहार में 43 ये आंकड़ा आता है। तो केरल है वो हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन है वो करता आया है। आगे हम पढ़ें तो वो है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम किसको बोला जाता है, तो देश के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त आय के जोड़ को राष्ट्रीय आय कहता है। मतलब देश के अंदर जो भी उत्पादित वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुएं और सेवाओं के
मूल्य और विदेशों से जो भी प्राप्त आय होती है उस सबको क्या बोला जाता है, राष्ट्रीय आय है वो बोला जाता है। तो इसमें टोटल आय है वो आती है कि नेशनल इनकम इज द सम ऑफ द ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री एंड द इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रोड। मतलब विदेशों से भी जो भी इनकम होती है, देश की भी जो भी इनकम होती है, उन सभी को जोड़ लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, नेशनल इनकम है वो कहलाती है। अगला इसमें जो टॉपिक है वो है बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स। तो बॉडी मास इंडेक्स शरीर का जो द्रव्यमान सूचकांक पोषण वैज्ञानिक एक इंडेक्स है। इसमें शरीर का द्रव्यमान सूचकांक ये करता है कि किसी व्यक्ति के अल्प पोषित होने की जांच कर सकते हैं। यदि वह 5 से कम है तो व्यक्ति कुपोषित, अगर 25 से ऊपर है तो वह मोटेपे से ग्रस्त है। तो ये आपके शरीर का माप करने का एक इंडेक्स है, बॉडी मास इंडेक्स। आगे इसमें आधारभूत संरचना, बेसिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में। तो आधारभूत संरचना किसी देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करती है। सड़क, रेल, विमान पतन और विद्युत उत्पादन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को जान होते हैं। मतलब आपकी जो देश की जो अर्थव्यवस्था होती है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर डिपेंड करती है कि उसमें सुविधाएं हैं वो कितनी है, और इन्हीं के आधार पर उसकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो बेहतर होती हैं। मानव विकास सूचकांक ये होती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है मानव विकास सूचकांक? मानव विकास सूचकांक एक सांख्यिकीय सूचकांक है जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय सूचकांकों को शामिल किया जाता है। मानव विकास सूचकांक में किसी भी देश के जीवन स्तर को मापा जाता है। मतलब कोई व्यक्ति है उसके जीवन का स्तर कितना है, निम्न स्तर है या उच्च स्तर, तो उसको किससे मापा जाता है? मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स द्वारा मापा जाता है। इसमें देश के सकल घरेलू उत्पाद जो जीडीपी है तथा उपलब्ध स्वास्थ्य एवं शिक्षा के स्तर आदि को भी देखा जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पहला मानव विकास सूचकांक वो 1990 में जारी किया गया था। प्रत्येक वर्ष इसे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है यूएनडीपी, ये क्या करता है, हर वर्ष मानव विकास सूचकांक है वो प्रदर्शित करता है, प्रकाशित करता है। और यूएनडीपी है, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी वो 1965 में हुई थी। कब हुई थी? 1965 में यूएनडीपी की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय है वो यूएसए में है। यूएसए के न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है वो स्थित है। और ये प्रतिवर्ष क्या जारी करता है? मानव विकास सूचकांक है वो जारी करता है। आगे है इसमें जीवन प्रत्याशा के मामले में, मतलब जीवन जीने के मामले में जो रिपोर्ट है वो मानव विकास रिपोर्ट 2020 के मुताबिक साल 2019 में जन्मे भारतीयों की जीवन प्रत्याशा 69.7 साल आंकी गई, जबकि बांग्लादेश में यह 72.7 साल रही। जीवन की प्रत्याशा के मामले में पड़ोसी देश पाकिस्तान पीछे रहा, वहां जीवन प्रत्याशा 67.3 आंकी गई है। मतलब ये जीने की जो आपकी आय, अनुमानित आय है, प्रत्याशा आयु है, उसको मापता है, जीवन प्रत्याशा है। तो रिपोर्ट के मुताबिक मानव विकास सूचकांक में नॉर्वे है वो शीर्ष स्थान पे है, जबकि आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग व आइसलैंड क्रम से दूसरे, तीसरे व चौथे और 5वें स्थान पर रहे। मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका और भूटान जैसे छोटे देश भी सूचकांक में भारत से अच्छा है। मालूम हो कि श्रीलंका 72वें और भारत है वो 129वें स्थान पर है। वहीं भारत के पड़ोसी श्रीलंका और चीन क्रम से 72 व 85वें स्थान पर। मतलब श्रीलंका है वो मानव विकास जो रिपोर्ट है उसमें बहुत अच्छे स्थिति पर, वो 72वें नंबर पर है, और भारत है वो 129वें नंबर पर। वहीं अगर चीन की बात करें तो वो 85वें स्थान पर है। ये जो मानव विकास रिपोर्ट 2020 में आई थी उसी के अंतर्गत इसमें बताया गया है। वहीं इसमें मानव विकास जो सूचकांक उसमें भूटान की जो रैंक है वो 129 है, बांग्लादेश 133, नेपाल 142, म्यांमार 147, पाकिस्तान 154 और अफगानिस्तान है वो 169 नंबर पर है। मध्यम विकास मानव विकास की श्रेणी वाले देशों में शामिल रहे। भारत साल 2018 में इस सूची में 130वीं रैंक पर था। भारत है वो 2018 में तो 130वीं रैंक पर था, और अब भारत है वो कौन सी रैंक पर है? तो अब भारत है वो इसमें आप देखते हैं कि कौन से स्थान पर है। भारत में आप श्रीलंका से भी भारत है वो बहुत पीछे चला गया है। अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे उनको देखने वाले हैं कि क्या क्या इसमें हमने पढ़ा है, तो उसी के आधार पर क्वेश्चन सब वो इसमें पिटअप किए हैं तो उनको हम देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकास लक्ष्य होने की सबसे अधिक संभावना है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली टू बी ए डेवलपमेंट गोल फॉर लैंडलेस रूरल लेबर्स? तो इसमें क्या बताया गया कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, ये आप नाम ध्यान में रखिए कि भूमिहीन ग्रामीण मजदूर, तो उनके लिए विकास की सबसे ज्यादा संभावना का लक्ष्य है वो क्या बताया गया? तो उनके लिए जो विकास होगा वो बढ़ी हुई मजदूरी है वो माना जाएगा। क्या हो जाएगा?
बढ़ी हुई मजदूरी, रेज्ड वेज है, उसको माना जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, मानव विकास के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से आगे है? तो मानव विकास जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है उसमें कौन सा देश है वो भारत से आगे है? तो भारत के पड़ोसी देशों के नाम दे रखे हैं, तो इसमें कौन सा आगे है? तो भारत से आगे है वो श्रीलंका है। कौन सा हो जाएगा? श्रीलंका है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रीलंका का जो विकास है वो भारत से बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार एक देश को समृद्ध माना जाता है जब प्रति व्यक्ति आय निम्नलिखित में से किस आंकड़े से अधिक होती है? अगर वहां की प्रति व्यक्ति आय है वो 4,53,000 पर एनुअल से अधिक होगी तो वो कौन सा देश कहलाएगा? वो समृद्ध देश है वो कहलाया जाएगा। तो ऑप्शन सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इसमें, भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो भारत के कौन से राज्य में लोवेस्ट क्या है? मोर्टेलिटी रेट है। तो कौन से राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो वो हो जाएगा केरला। केरला सबसे शिक्षित राज्य भी है और वहां पर जो शिशु मृत्यु दर है वो भी सबसे कम है। तो केरला है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, आप देखते हैं, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना करके प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी देश की जो पर कैपिटा इनकम है उसकी गणना हम किस प्रकार से कर सकते हैं? तो ऑप्शनों में आधार से हमें बताना है। तो किसी देश की कुल जनसंख्या से अगर हम राष्ट्रीय आय को विभाजित कर दें तो वो क्या निकल कर आती है? उस देश की क्या निकल के आती है? प्रति व्यक्ति आय है वो निकल कर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें, भारत में भूजल का अति प्रयोग कितना है? तो भारत जो ग्राउंड वाटर का ओवर यूज है वो भारत में कितना है? तो वो हो जाएगा 1/3 ऑफ कंट्री। देश का 1/3 है वो यूज होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा इसमें, लोगों के बीच एक सामान्य विकास लक्ष्य है, वन कॉमन डेवलपमेंट गोल अमंग द पीपल्स इज। तो लोगों के बीच जो सामान्य विकास लक्ष्य है वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा एक मुख्य है इनकम। क्या हो जाएगा? इनकम राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसमें, 7 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षर जनसंख्या के अनुपात को कहा जाता है। तो 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनको क्या कौन सा अनुपात है वो बोला जाता है? तो क्या बोला जाता है? वो बोला जाता है लिटरेसी रेट। क्या बोला जाता है? साक्षरता रेट है वो इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है वो किसको बोला जाता है? पर कैपिटा इनकम होती है वो इनकम पर पर्सन, प्रति व्यक्ति आय है वो कहलाती है। क्या हो जाएगी? इनकम पर पर्सन, प्रति व्यक्ति आय कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, 995 अमेरिकी डॉलर या उससे कम प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को कहा जाता है। तो वो देश जिसमें जो प्रति व्यक्ति आय है वो 995 डॉलर से क्या है? कम है। तो उन देशों को क्या बोला जाता है? तो उन देशों को बोला जाता है डेवलपिंग कंट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डेवलपिंग कंट्री के अंतर्गत उनको माना जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारा जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट वाला फर्स्ट चैप्टर है उसको हमने पढ़ा है। इससे रिलेटेड जो भी और भी क्वेश्चंस बनेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।